हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया। क्रिया हमारी वर्ब होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, क्रिया या तो हो रही होती है या फिर की जाती है। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। रवि पत्र लिख रहा है, तोता डाल पर बैठा है और सोनू तबला बजा रहा है। आप देख रहे हैं तीनों चित्र में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, रवि क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, और तोता डाल पर बैठा है और सोनू तबला बजा रहा है। तो आप देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में लिख रहा है, बैठा है तथा बजा रहा है शब्दों से किसी का कार्य के करने का बोध हो रहा है। अब वैसे ही यहाँ पर देखेंगे, अब इन वाक्यों को भी पढ़िए। बादल गरज रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और वर्षा हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है। अब इसी प्रकार से इन वाक्यों में गरज रहे हैं, खिल रहे हैं तथा हो रही है से क्रिया करने के होने का बोध हो रहा है। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम बच्चों क्रिया कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिससे किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। वैसे तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि शब्द क्रियाएं हैं, परंतु जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका रूप लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे उदाहरण में, खेलना, विशाल फुटबॉल खेलता है। लिखना, प्राची पेंसिल से लिखती है। दौड़ना, घोड़ा तेज दौड़ता है। खाना, तोता मिर्च खाता है। तो आप चित्र में घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अब यहाँ धातु यानी रूट, क्रिया का मूल रूप। प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है जिसे धातु कहा जाता है। लिंग, काल और अवस्था के कारण इनके रूप में परिवर्तन आता रहता है। धातु के साथ ना लगाकर क्रिया शब्द बनाया जाता है। क्रिया शब्द बनाया जाता है। जाग, उठ, बैठ, पढ़, लिख, हंस आदि क्रिया के मूल रूप हैं। इसके साथ न लगाने पर इसके रूप निम्नलिखित होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जागना है उसको हम कैसे क्रिया को विच्छेद करेंगे। जाग जमाना, ठीक है, पढ़ जमाना तो पढ़ना, उठ जमाना तो उठना, लिख जमाना तो लिखना, बैठ जमाना तो बैठना, हंस जमाना तो हंसना। अब क्रिया के भेद, यहाँ पर हम अपनी क्रिया के भेद जानेंगे बच्चों। क्रिया के दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। कौन कौन से पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब यहाँ एक हम मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जानेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे संजय बाजार में घूम रहा है, माताजी खाना पका रही हैं, किसान हल चला रहा है, मदारी बंदर नचा रहा है। मदारी बंदर को नचा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उपयुक्त वाक्य में घूम रहा है, पक रही है, चला रहा है, ठीक है, तथा नचा रहा है क्रियाएं हो रही हैं। क्रिया के साथ अब यहाँ सकर्मक क्रिया की पहचान क्या है। क्रिया के साथ क्या, किस और किसको प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर वह क्रिया सकर्मक कहलाएंगी। जैसे अब आप देख सकते हैं, जैसे वाक्य, नेहा पुस्तक पढ़ती है, प्रश्न क्या पढ़ती है, उत्तर है पुस्तक। भारत क्रिकेट मैच जीतेगा, क्या जीतेगा, क्रिकेट मैच जीतेगा। चलिए, अतः ये क्रिया सकर्मक क्रियाएं हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम अकर्मक क्रियाओं की। अकर्मक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं बच्चों ये, ठीक है। सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, मतलब इनके भी दो उपभेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक में जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चपरासी घंटी बजाता है और मनु फूल तोड़ रही है, ये क्या है। और द्विंत क्या है, उपयुक्त वाक्य में घंटी और फूल क्रिया के अकर्मक कर्म है, एकमात्र कर्म है, अतः ये एक कर्म क्रिया है।
द्विकर्मक जिन सहकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उनके द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे माता बच्चे को दूध पिलाती है और महिलाएं भिखारी को खाना दिया। उपयुक्त वाक्यों में बच्चे व दूध तथा भिखारिन और खाना दो दो कर्म है, अतः ये द्विकर्म क्रियाएं हैं। अकर्म क्रियाएं जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं हम कहते हैं। बच्चों, गीता रो रही है, वह खेल रहा है, बालक सो रहा है, लड़की लिख रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में रो रही है, खेल रहा है, सो रहा है, लिख रहा है क्रियाएं कर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म का नहीं केवल कर्ता का प्रयोग हो रहा है। अकर्मक क्रियाएं वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, कोई उत्तर नहीं है क्योंकि पहले ही बता दिया बच्चा रो रहा है, अतः रो रहा है अकर्मक क्रिया है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मधु पुस्तक पढ़ती है, गायक ने गीत गाया। तो उपयुक्त वाक्यों में एक ही क्रिया पढ़ती है या गाया प्रयोग हुआ तो ये सामान्य क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया क्या है बच्चों? संयुक्त क्रिया है हमारी जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मधु चली गई, मैंने पुस्तक पढ़ ली। उपयुक्त वाक्य में चली गई, पढ़ ली संयुक्त क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें चलना, जाना तथा पढ़ना, लेना दो क्रियाओं का मेल है। अब नाम धातु क्या है? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली और हम गरीबों को अपनाना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में हथियाना तथा अपनाना क्रिया है जो कि ये हाथ संज्ञा और अपना सर्वनाम से बनी है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है बच्चों? जिस क्रिया से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं का कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे डॉक्टर रोगी को नर्स से दवा पिलवाता है। इस वाक्य में डॉक्टर रोगी को स्वयं दवा न पिलाकर नर्स को पिलाने का प्रेरणा दे रहा है, इसलिए वह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। आप देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है उसे प्रेरणार्थक देता है, वह उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी दी गई है और द्वितीय प्रेरणार्थक भी दी गई है। ठीक है, अब पहले में है ये वह सबको गीत सुनाता है। सुनाता क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक है। इस वाक्य में 2 वाक्य मिले हैं। वह सबको गीत सुनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह गीत सुन रहे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में दूसरे से कार्य करवाना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। वह इसलिए कि उसमें कर्ता केवल प्रेरणा नहीं देकर स्वयं भी कार्य में सक्रिय होता है। अब आप देखेंगे बच्चों द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से खाना खिलवाती है। उपयुक्त वाक्य में पढ़ने से यह पता चल रहा है कि इसमें 3 वाक्य मिले हुए हैं। माँ नौकरानी को प्रेरित कर रही है, किस लिए? खाना खिलाने के लिए। नौकरानी बच्चे को प्रेरित कर रही है कि खाना खा ले बेटा। बच्चा खाना खा रहा है, तो 3 वाक्य इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में 3 वाक्यों के स्थान पर 2 वाक्य भी होते हैं। जैसे अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़ा रहा है, तो इस वाक्य में केवल 2 वाक्य जुड़े हैं। अध्यापक छात्र को प्रेरित कर रहा है और छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखें पूर्वकालीन क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया और वह पढ़कर चला गया। तो उपयुक्त वाक्य में पीकर तथा पढ़कर शब्द पूर्वकालीन क्रियाएं हैं क्योंकि ये सो गया था, बीता हुआ है, और तथा चला गया से पहले आई है। तो ये हमारे पूर्वकालीन क्रियाएं हैं जो हो चुकी क्रियाएं होती हैं। स्मरणीय तथ्य बच्चों,
अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, आइए नजर डाल लेते हैं। वे शब्द जिससे किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो क्रिया का मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के दो आधारों पर विभाजित किया गया है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए, आई होप पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।